प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम स्नातक स्तर के सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की कहानियों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज के सेशन में जो कहानी पढ़ेंगे वो है वापसी। ये कहानी सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर में कथांतर नामक पुस्तक में संकलित है। कहानी का नाम है वापसी और इस कहानी के कहानीकार या रचयिता कौन है तो वो है उषा प्रियंवदा जी। उषा प्रियंवदा उषा प्रियंवदा जी की ये महत्वपूर्ण और चर्चित कहानी है वापसी। इस कहानी की पूरी कहानी जो है उसका केंद्रीय बिंदु क्या है तो इस कहानी के जो मुख्य नायक हैं वो होते हैं गजाधर बाबू और पूरी कहानी गजाधर बाबू के इर्द गिर्द घूमती है। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो इस कहानी का आप निष्कर्ष कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित ये कहानी है उषा प्रियंवदा जी की वापसी। नाम से ही स्पष्ट है, नाम क्या है? वापसी। तो सर्वप्रथम हम इस कहानी के प्रमुख पात्र देखेंगे, फिर पात्रों के माध्यम से इस कहानी में जो जो घटनाएं क्रमशः घटती है उन पर चर्चा करेंगे। ख्याल रहे कि कथांतर के पुस्तक की एक एक कहानी का एक एक वीडियो बनाया गया है। आप लोगों ने पहले वो वीडियो उन कहानियों के नहीं सुने तो ज़रूर सुनिएगा। एक बार आप सुनेंगे तो पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। और ये जो कहानी है वापसी, इसमें आप महत्वपूर्ण बात कौन सी ध्यान रखेंगे? ये पूरी कहानी किस पर आधारित है तो पारिवारिक संबंधों की संवेदनहीनता पर आधारित कहानी है वापसी। अब आप देखिएगा कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं। शीर्षक जरूर ध्यान रखें, वापसी। और इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं तो प्रमुख पात्रों की बात करें तो एक परिवार आता है और वो परिवार किसका होता है? वो परिवार है गजाधर बाबू का। गजाधर बाबू इस कहानी के नायक हैं या मुख्य पात्र हैं। गजाधर बाबू का जो परिवार है, इस परिवार में कौन कौन होता है तो पति पत्नी यानी गजाधर बाबू हैं और एक इनकी पत्नी होती है और इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे कौन कौन से हैं तो बड़ा बेटा होता है, उसका नाम होता है अमर, और जो इनका छोटा बेटा है उसका नाम होता है नरेंद्र। और 2 इनकी बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम होता है कांति और जो छोटी बेटी है उसका नाम होता है बसंती। देखो, आपको एक परिवार की कल्पना करनी है। एक परिवार में पति पत्नी हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। पति जो है या घर का जो मुखिया है वो कौन होता है? गजाधर बाबू। पत्नी हैं, 2 बेटे हैं अमर और नरेंद्र और 2 बेटियां हैं कांति और बसंती। एक और इसमें पात्र आपको नज़र आएगा इस कहानी में और वो पात्र होता है गणेशी। गणेशी नाम का एक पात्र है जो किसकी सेवा करता है? गजाधर बाबू की सेवा में लगा होता है और वो होता है गणेशी। गजाधर बाबू जो हैं वो रेलवे कर्मचारी होते हैं और रेलवे में छोटे छोटे स्टेशनों पर इन्होंने नौकरी की होती है। 35 वर्ष सरकारी सेवा में होते हैं और 35 वर्ष सरकार की सेवा करने के बाद इनकी वापसी कहाँ होती है? घर को होती है। अब आप एक एक बात यहाँ से समझते जाइएगा। ये प्रमुख पात्र हो गए, अपन ने एक परिवार बना दिया, परिवार के मुखिया और ये सारे लोग हैं। अब गजाधर बाबू जो हैं उनकी रेलवे में नौकरी होती है। पहले नौकरी वाले दिनों की बात करते हैं कि जब ये नौकरी करते हैं, जब छुट्टियां मिलती हैं तो ये अपने घर आते हैं और घर पे परिवार के साथ समय गुजारते हैं, बच्चों से बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं, पत्नी से भी मनोविनोद करते हैं और ऐसा बढ़िया परिवार चलता है
कि गजादर बाबू फिर नौकरी पे गए, छुट्टियों में फिर घर आए, घर का बहुत बढ़िया माहौल होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, है ना। गजादर बाबू बच्चों से, पत्नी से भी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और अच्छा परिवार होता है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, गजादर बाबू का रिटायरमेंट नज़दीक आने को होता है और गजादर बाबू जिन स्टेशनों पर जहाँ नौकरी करते हैं उनकी सेवा में कौन लगा होता है, गणेशी। समय पर नाश्ता, चाय, खाना वगैरह कर देखना करना सभी का। देखिए आम तौर पे ये जो कहानी है वो वर्तमान दौर में देखें तो अधिकांशतः ये कहानी हमें हर जगह देखने को मिल जाती है। होता ये है कि जब तक गजादर बाबू नौकरी में होते हैं, कमा रहे होते हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे होते हैं और नौकरी जाते हैं, घर आते हैं, तब तक सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा होता है। अब जैसे ही 35 वर्ष हो सेवा पूर्ण होने के बाद रिटायरमेंट किसका नज़दीक आता है, गजादर बाबू। अब गजादर बाबू घर को क्या होते हैं, घर को वापसी होती है, इनका सामान पैक कर रहा होता है कौन, सरकारी क्वार्टर। रिटायरमेंट वो हो जाता है तो सरकारी क्वार्टर खाली करना होता है, तो सामान कौन बांध रहा होता है, गणेशी। बांधते बांधते कहता है कि बाबूजी हमें भी कभी कभार याद कर लें। अब गजादर बाबू अपने कहाँ आए हैं, घर आए हैं। घर आके देखते हैं तो पत्नी और बच्चे, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, पत्नी जो होती है वो परिवार के साथ ही रहती है। अभी तक इन 35 वर्षों की सरकारी सेवा के दौरान गजादर बाबू ने अकेलेपन में जीवन जिया है, अकेले रहे हैं और परिवार को कम ही समय दे पाए। लेकिन परिवार की भी उस दौरान गजादर जी के प्रति प्रेम और आत्मीयता थी। अब जब उनका रिटायरमेंट होने के बाद वो स्थायी रूप से कहाँ आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। अब वो घर आके देखते हैं तो घर में उनके रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। बच्चे जो हैं, बेटी जो है वो अपने अपने कमरों में रह रहे होते हैं, पत्नी बच्चों के साथ घुल मिल जाती है और एक बरामदे में एक चारपाई गजादर बाबू के लिए डाल दी जाती है। अब गजादर बाबू तो वृद्ध व्यक्ति हैं, बच्चे जो हैं वो युवा हैं, तो यहाँ पर उषा प्रेमवदा जी ने एक पुरानी पीढ़ी और एक नई पीढ़ी के विचारों को प्रकट किया है कि पुराने लोगों की क्या विचारधारा और कैसा जीवन चलता है और नए बच्चे जो होते हैं, नई पीढ़ी जो होती है उसकी क्या सोच होती है। क्या पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में सामंजस्य बन पाता है या नहीं बन पाता है, या दोनों के विचारों में मतभेद रहता है। देखो, जो पुरानी पीढ़ी है उसमें अनुभव ज़्यादा पाया जाता है और जो नई पीढ़ी है उसमें जोश ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जीवन में सफल होने के लिए केवल अनुभव भी काम नहीं आता है, केवल जोश भी काम नहीं होता। अनुभव, जोश और उत्साह का जब सुंदर सामंजस्य होता है तो हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। अब गजादर बाबू रहे पुराने आदमी, इनके ख्यालात, इनके विचार इनके ज़माने के रहे। बच्चे जो है वो युवा पीढ़ी, आधुनिक और भौतिकवादी संसार इन्होंने देखा होता है, तो इनके विचार जो है वो आधुनिक यानी भौतिकता से भरपूर होते हैं। अब घर में सब लोग अपने अपने कमरे में होते हैं। बेटी कॉलेज के जाती है कि उच्च शिक्षा से जुड़ी होती है, कॉलेज आना जाना होता है और गजादर बाबू की बरामदे में एक चारपाई डाल दी जाती है कि आप यहाँ रहिए। अब बेटी के चाल चलन और पहनावे को लेकर गजादर बाबू रोकते हैं, टोकते हैं। बाकी जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी काम धाम को लेकर बीच बीच में अपना जो भी मत है वो गजादर बाबू रखते हैं। गजादर बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब पेंशन आएगी तो पैसा थोड़ा कम आएगा, तो घर के जो खर्चे हैं उसमें थोड़ी कमी करनी। अब पत्नी जवाब देती है कि मैं अपना पेट काटने को तो रही नहीं, खर्चे तो जो है वो होंगे, पैसा कम आए या ज़्यादा आए लेकिन खर्चे तो जो है उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। तो गजादर बाबू का साफ सुथरा इशारा था कि जब नौकरी हो चुकी, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट में पेंशन का पैसा आएगा, उसी से घर चलाना है। तो थोड़ा खर्चा जो है वो धन जितना पैसा आ रहा है उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन पत्नी गजादर बाबू के मत से सहमत नहीं होती। वो कहती है कि खर्चे में क्या कम करूं, खर्चे तो जो होते हैं वो होंगे। अब गजादर बाबू देखते हैं कि घर में जो लोग हैं वो वैसे भी फ्री रहते हैं, कोई विशेष काम रहता नहीं है, तो घर में जो नौकर होता है उस नौकर का हिसाब करके गजादर बाबू उसे घर से निकाल देते हैं कि भाई हमें नौकर की ज़रूरत नहीं है, घर का जो काम है वो बाकी जो लोग हैं वही मिलजुल कर लिया करेंगे। तो नौकर की जो तनख्वाह है वो 2 पैसा बच जाएगा। अब बाकी सब लोगों को, बेटे को, बेटियों को ये बात अखरती है
कि नौकर क्यों निकाल दिया, अब हमारा सारा काम कौन करेगा, क्योंकि इन लोगों की तो आदत पड़ चुकी थी कि बस तनख्वाह दी और नौकर घर का सारा काम कर लेगा। ये लोग कोई काम धाम जैसे विशेष करते नहीं थे घर का। और बेटी कॉलेज जाती है तो वो अपने आप को समझती है कि मैं घर में कोई झाड़ू पोछे थोड़ी करूँगी। देखिए, यहाँ लेखिका ने 2 पीढ़ियों के जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, उसको इस पात्रों के माध्यम से यथार्थ सिद्ध किया है, एक यथार्थ चरित्र चित्रण किया कि आज के बच्चों की मानसिकता और जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं, पुरानी पीढ़ी जो है, उनकी मानसिकता में कितना अंतर और फ़र्क पाया जाता है, वो हमें इस कहानी में साफ देखने को मिलता है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद एक व्यक्ति की क्या मनोदशा है या उस व्यक्ति के परिवार में उसका क्या अस्तित्व रह जाता है, वो बात हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। जब तक कमा धमा रहा है व्यक्ति, तब तो परिवार में सबकी सराखों पे होता है, और जब कमाई बंद हो जाती है तो उस व्यक्ति की उसी परिवार में क्या स्थिति हो जाती है या रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की क्या हालत होती है, उसका यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। अब गजाधर बाबू सोचते हैं कि शायद मेरे अब स्थायी रूप से इस घर में रहने पर मैं इन लोगों को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही है, या मेरे यहाँ उपस्थित होने से इनके कार्यों में बाधा उपस्थित हो रही है, क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ भी अनुचित वे देखता वहाँ पे इन बच्चों को टोकता रोकता, और ये रोक टोक युवा पीढ़ी को पसंद नहीं आती है। अब ये खर्चे भी कम नहीं है, नौकर निकालने के बाद तो और बातें बढ़ गई हैं। अब शाम के समय गजाधर बाबू जो हैं वो टहलते हैं और मंदिर जाते हैं, और एक दिन बिजली गुल हो जाती है और इनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम होता है, तो ये घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही सोए रहते हैं। अब परिवार के बाकी लोग जो हैं, ये बच्चे और इनकी पत्नी, ये बातचीत करते हैं। अब ये सारी बातें कमरे में कौन सुन रहा होता है? गजाधर बाबू। लेकिन वो इस तरीके से रहते हैं कि उन बाकी लोगों को उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता है, वे समझते हैं कि पिताजी घर से बाहर हैं। बच्चे और ये पत्नी बातचीत करते कहते हैं कि अब पिताजी को क्या करना है, वो उनके 2 रोटी खाएं और बैठे रहें, हर बात में टांग अड़ाते रहते हैं, रोकते हैं, टोकते रहते हैं, नौकर को भी घर से निकाल दिया, अब सारा काम कौन करेगा। मतलब परिवार की जो मनोभावनाएं हैं वो यहाँ गजाधर बाबू एक बंद अंधेरे कमरे में पड़े पड़े सारा सुन रहे होते हैं, और पत्नी जब दरवाज़ा खोलती है तो भी गजाधर बाबू आँख मूंदे होते हैं, ये एहसास दिलाते हैं कि मैं नींद में हूँ, लेकिन सुन वो सारे सबकी बातें रहे होते हैं। उन्हें ये पुत्र और जो पुत्र वधुएँ वगैरह होती हैं, उन सब का कटाक्ष उन्हें साफ सुनाई देता है। उन्हें लगता है कि मैं शायद इन लोगों पे बोझ बनता जा रहा हूँ, या इस घर में मेरा रहने का कोई अस्तित्व, कोई औचित्य नहीं है। 35 वर्षों तक उन्होंने जो अकेला जीवन जिया था, और उस अकेलेपन में उनका जो नौकर था वो बराबर उनका ख्याल रखता था, और घर में आने के बाद वैसी कोई उनकी सुविधा, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं है, नहीं उनकी भावनाओं को कोई समझने वाला है, बल्कि सब जो है वो एक कहते हैं कि हीन या घृणित दृष्टि से किसे देखने लग जाते हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू मन ही मन सोचते हैं कि आदमी जब तक कमाता है तब तक तो सबको अच्छा लगता है, और रिटायरमेंट के बाद सबको अखरने लगता है। तो गजाधर बाबू की घर को वापसी हुई थी, अब घर से वापसी होगी, यानी घर से वापसी, घर को वापसी, दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिए। अब गजाधर बाबू ये तय करते हैं कि मुझे भी कहीं न कहीं से नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसे घर में बैठ के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं कहीं काम दाम करूँ, 2 पैसा कमाऊँ। हालांकि गजाधर बाबू ने परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ उन्होंने सुना है। वो जान रहे हैं कि बेटा, बेटी, बहुएं, पत्नी सब मिलके किस तरह से मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन गजाधर बाबू अपनी तरफ से उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते। फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरी एक चीनी मिल में नौकरी के लिए बात हुई है और मैं वापस नौकरी करूँगा। तो ये पत्नी को कहते हैं कि मैं नौकरी करूँगा, 2 पैसा घर में आ जाएगा तो खर्चे में थोड़ी मदद मिल जाएगी। यानी उन्होंने इन 35 वर्षों तक जो अकेलेपन का जिया है और अकेले रहे हैं, अब वापस रिटायरमेंट के बाद में भी उनके अकेलेपन वाला जीवन शुरू होने जाता है। तो वो घर आए तो थे, लेकिन घर में जो स्थितियाँ उन्होंने देखी, इन लोगों के जो मनोभाव देखे, उन सब से उनका हृदय जो है वो पिघलता है, और वो पुनः उस अकेलेपन की ओर अग्रसर होते हैं, और अपना अकेलापन ही उन्हें सही लगता है। क्योंकि जो परिवार के साथ रह रहे थे
तो नौकरी के दौरान रह रहे थे तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस परिवार को गजाधर बाबू जो है वो भार स्वरूप लगने लगते हैं। तो वो उन्होंने फिर बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, रिटायरमेंट के बाद भी पुनः नौकरी करना शुरू किया और एक चीनी मिल में बात करके वो अपने पुनः उस एकाकीपन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो उषा प्रेमवदा जी ने इस वापसी कहानी के माध्यम से गजाधर को मुख्य नायक बनाते हुए घर के यथार्थ स्थिति को इस कहानी में बखूबी बयां किया है। तो इस गजाधर बाबू के माध्यम से हम दो पीढ़ियों की विचारधाराओं को समझ सकते हैं, अकेलापन क्या होता है ये हमें समझ सकते हैं, और वास्तव में समाज में वर्तमान में भी पुरुष की ये दशा हमें अधिकांशतः देखने को मिलती है। कमाऊ दमाऊ हैं, कमा रहे हैं, नौकरी चल रही है, जब तक सब बढ़िया ही बढ़िया है, लेकिन जब रिटायरमेंट होता है उसके बाद मनुष्य की क्या स्थिति होती है उसका यथार्थ चित्रण उषा प्रेमवदा जी ने इस वापसी कहानी में किया। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको एक निष्कर्ष रूप में पूरी कहानी सुना दी है, और इन पत्रों के माध्यम से आप इस कहानी को अच्छे से समझिए, याद रखिएगा। एक दो बार आप सुनेंगे तो कहानी आपको याद हो जाए। फिलहाल इस कहानी में यहीं तक, अगली कहानी अपन अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।